व्हाट्सअप चैम्पियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपके टॉपर्स की शीट एनालिसिस करेंगे इकोनॉमिक्स की, और हम इस एनालिसिस से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स को कैसे लिखना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। और हाँ, टॉपर आंसर शीट का मतलब ये नहीं है कि टॉपर्स भी मिस्टेक्स नहीं करते हैं। आज हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि टॉपर होते हुए भी ऐसी गलतियाँ उन्होंने क्या करी हैं जो हमें अपने एग्जामिनेशन में रिपीट नहीं करनी है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि इस साल से ऑनलाइन आपके पेपर चेक हो रहे हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, आपकी फिजिकली पेपर चेकिंग होती थी, है ना, सामने सामने पेपर चेक हो जाते थे, इसलिए कुछ चीज़ें वहाँ पर अगर आप गलतियाँ कर भी देते होगे तो भी टीचर आपको देख के नंबर दे देता होगा। पर हाँ, टीचर्स को ऑनलाइन हो सकता है कि दिक्कत आए, तो वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने बिल्कुल भी एंड तक इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हम सारे ही चीज़ों को बहुत अच्छे और डिटेल में देखेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, पहला इस बच्चे ने हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन ही अटेम्प्ट करा है, विच इज सेक्शन ए। और सेक्शन ए में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पहले एमसीक्यूज होते हैं, तो इस बच्चे ने एमसीक्यूज ही करे हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर देखो नंबर्स हैं सारे, है ना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर्स हैं, और साथ ही साथ उसमें करेक्ट ऑप्शन दिया है बच्चे ने, और उस करेक्ट ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन भी बच्चे ने दी है जो आपको बिल्कुल बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोई न्यूमेरिकल का सवाल था। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में उसने आंसर दे दिया है, पर उसने राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा रफ वर्क किया है। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको रफ वर्क करना है तो या तो आप शीट के बिल्कुल एंड पे कर लो, या फिर आप एक छोटा सा रफ कॉलम बना लो, वहां पर कर लो, उससे बेटर रहेगा। ठीक है, सारे उसने क्वेश्चन एमसीक्यू के तो ऐसे ही अटेम्प्ट करे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, उसका ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन भी बच्चे ने दी है। और हर क्वेश्चन के बाद अगर आप देखो तो बच्चे ने लाइन छोड़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ डिफरेंस पूछा था सीबीएसई ने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने कोशिश करी होगी कि भाई हम पैराग्राफ में लिख दें, पर जब भी आप डिफरेंस का क्वेश्चन देखोगे तो डिफरेंस का क्वेश्चन आपको हमेशा टेबल फॉर्म में ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी बेटर होती है और आंसर भी नीट लगता है, और डिफरेंस जो है वो सामने सामने एग्जामिनर को पता लग जाता है। तो पहले बच्चे ने मीनिंग बताया है, फिर उसका नेक्स्ट डिफरेंस बताया है, और उसी के साथ साथ बच्चे ने एग्जाम्पल भी दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। और आप एक और चीज़ नोट करो बच्चे यहाँ पर, कि यहाँ पर इस बच्चे ने देखो सारे कीवर्ड्स जो है यहाँ पर अंडरलाइन करने, जैसे इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम, इट कैन बी शिफ्टेड, है ना। और यहाँ पर इन्होंने वेयर द इम्पैक्ट एंड क्या लिखा है ये पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें इस बच्चे ने जो है वो अंडरलाइन करी हैं, जो एग्जामिनर के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा कॉपीज चेक करनी पड़ती हैं, तो वो एक एक लाइन नहीं पढ़ सकता। तो अगर एग्जामिनर आपके कीवर्ड्स अंडरलाइन को ही पढ़ लेता है तो भी उसको काम चल जाता है। और एग्जाम्पल्स भी इस बच्चे ने बहुत अच्छे से यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन है कुछ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे और नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पर इस बच्चे ने एग्जाम्पल दिया है, उसका फॉर्मूला बताया है, बहुत अच्छा करा है, फिर इसने लिखा है वेयर एज, और दूसरे वाले को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला हमें दे रखा है, और रियल जीडीपी भी उसने बच्चे ने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कीवर्ड्स अंडरलाइंड है, जैसे यहाँ पर उसने मेंशन किया करंट ईयर प्राइसेस, तो उसको बच्चे ने अंडरलाइन किया, है ना। वैसे ही रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बेस ईयर प्राइसेस जो है उसको भी उसने अंडरलाइन करा है। तो ये चीज़ें आपको कर कर आनी है एग्जामिनेशन में। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये है हमारा क्रेडिट क्रिएशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर उस बच्चे ने क्रेडिट क्रिएशन पूरा बताया है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है, इनवर्सली रिलेटेड टू द रिजर्व रेशियो रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने इनवर्सली रिलेटेड को अंडरलाइन कर दिया, वैसे ही यहाँ पर उसने क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स को भी उसने जो है वो ये सारी चीज़ें उसने क्या है अंडरलाइन कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो फॉर्मूला उसने बहुत अच्छे से मेंशन करा है, लाइन छोड़ी है उसने, और उसके बाद अपना फॉर्मूला परफॉर्म करा है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर टेबल है, जैसे प्राइमरी डिपॉजिट है, एलआरआर की परसेंटेज है, मनी मल्टीप्लायर है, उसका फॉर्मूला भी मैंशनड है। वैसे ही टोटल क्रेडिट भी क्रिएटेड, वो उसका भी उस बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है,
और अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने ये भी बताया कि 20 से 25% हो गया, और उसके बाद उसने ये भी मेंशन करा है कि 1000 रुपीज़ जो उसे डिक्रीज बताया, और उसके आगे आप देखो तो यहाँ पर रुपी का साइन भी मेंशन्ड है। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा कुछ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था जो बच्चे ने इन्फ्लेशन को पूरा एक्सप्लेन करा है, ठीक है। उसमें उसने ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं, और ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट को बच्चे ने जो है बहुत अच्छे तरीके से कीवर्ड्स उसके सारे अंडरलाइन भी करे हैं। तो ये क्वेश्चन भी इसने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करा है। आप यहाँ तक अगर आपने पेपर देखा है बच्चों, तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि आपकी कोई हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग 8 on 10 है, 9 on 10 है, देखो तो भी इस बच्चे को अच्छे खासे नंबर मिले हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उन टीचर को समझ में आ रहा है कि बच्चे ने लिखा क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत ही अमेजिंग प्रेजेंटेशन होनी चाहिए या बहुत ही अमेजिंग हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग डिसेंट है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज आप बच्चों यहाँ पर नोट करो कि जैसे ये था 14A, है ना, ये क्वेश्चन है बच्चों 14A, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन 14A। अब यहाँ पर इसको करना तो 14B चाहिए था, तो इसने क्या करा है, 14B नहीं करा, इसने बीच में ही क्वेश्चन नंबर 15 कर दिया है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। तो ये एक मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि अब आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन चेक होगा, तो ऑनलाइन में वैसे भी कंफ्यूजन क्योस बहुत कुछ होता है टीचर्स को, तो उन्हें यही होता है कि आप प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में चलो। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 14B इज ऑन द नेक्स्ट पेज, तो अगर आप 14A कर रहे हो तो आपने 14A के बाद 14B को करना है, और उसके बाद ही क्वेश्चन 15 पर जाना है, ठीक है। तो इसने 14A करा, 14A में भी सेम कीवर्ड अंडरलाइन कर लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा हर उसके बाद इसने लाइन छोड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि इसने 14B नेक्स्ट पेज पर करा है, तो हम पहले 15 देख लेते हैं। तो अगर हम पहले 15 देखें तो बच्चों 15 में हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखी है और साथ में MPC दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वाई निकालना है। तो इसने बहुत अच्छे से सारा निकाला है, और इसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बच्चे ने यहाँ पर जो है वो रुपी का साइन भी लगाया और करोड़ भी लिखा है आगे, है ना। तो आप ज़्यादातर एक और चीज़ कर सकते हो कि बेटा यहाँ पर आप बॉक्स बना के अपना जो फाइनल आंसर है आप उसको एक बॉक्स में लिखोगे तो वो हाईलाइट रहेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है, वो आप सारी चीज़ें गिवन में लिख देना। जो भी फॉर्मूला आपको याद है उस क्वेश्चन का वो फॉर्मूला लिख देना, और उस फॉर्मूला के बाद आपसे जितना क्वेश्चन हो सके उतना ज़रूर से कर आना, क्योंकि हाँ स्टेप वॉकिंग के मार्क्स मिलते हैं। तो जो आपने गिवन लिखा, जो आपने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, और जो आपने 1-2 स्टेप कर लिए, उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपका आंसर सही नहीं होता या कैलकुलेशन आपसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसने 15 क्वेश्चन के बाद एकदम से 14B कर दिया है, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये बेटा आपको ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से अपने आंसर्स को लिखना है। 14A के बाद 14B करना है और उसके बाद ही 15 करना है। अब यहाँ पर भी देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्वेश्चन था, अगेन इसने वही बच्चे ने करा है कि सारे कीवर्ड्स प्रॉपरली अंडरलाइंड है, और हर क्वेश्चन के बाद इस बच्चे ने लाइन छोड़ा है, एंड हैंड राइटिंग भी डिसेंट है, कोई अमेजिंग हैंड राइटिंग या कुछ ऐसा स्पेक्टैकुलर नहीं है जो आप लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 16 क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस बच्चे ने पूरा फॉर्मूला लिखा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जो भी गिवन था वो सारा लिखा और उससे अपना आंसर जो है वो निकाल लिया। अब यहाँ पर जैसे इसने कैलकुलेशन करी हुई है, ऐसे आप ना करके एक पतला सा यहाँ पर रफ कॉलम लिख सकते हो, रफ वर्क RW जैसे हम लिखते थे अपने टाइम पर, तो आप यहाँ पर ऐसा RW लिखकर वहाँ पर आप ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हो। आगे चलते हैं, ठीक है। इसने पूरा किया, देखो एंड में देखो इसने NDP@FC निकाला और उसको बॉक्स में लिखा है ना, बॉक्स में लिखा है ₹5350 और करोड़, दोनों ही चीज़ें मेंशन है यहाँ पर, वैसे ही इसने आगे भी करा है, राइट। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस है। तो अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि पैराग्राफ में इन चीज़ों को हमें नहीं लिखना है, इन चीज़ों को हमें टेबल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम हो गया, ट्रांसफर इनकम हो गया, दोनों का आप क्या बताओगे, मीनिंग बताओगे, दोनों में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं नहीं होती हैं, और आप एक एक एग्जाम्पल भी इसका मेंशन कर आओगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा मैक्रो, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
तो आगे चलते हैं, तो इसने एक पेज छोड़ दिया है तो हमने वो क्रॉस कर दिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा 17th क्वेश्चन जो है बच्चों वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पर है। अब यहाँ पर भी हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि इस बच्चे ने क्या करा, इस बच्चे ने बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा और वो आगे लिखना, उसने डेफिनेशन लिख ली पर वो कुछ लिखना भूल गया, तो उसने ऐसे एरो डाल के ऊपर लिख दिया है। हमें ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है, ठीक है। हमें ऐसे भी नहीं लिखना है, हमें प्रॉपर लिखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट दैट सिस्टमेटिकली सारा आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जो ये चीज़ है कटिंग, ये भी आपके पेपर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ये खुद ही देख लो कि आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी कि बिल्कुल ही नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कोई भी कट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, पर आप इस टॉपर शीट एनालिसिस में ये चीज़ें देख रहे हो कि हाँ बच्चे की हैंड राइटिंग जो है वो ठीक है, डिसेंट है, अच्छी है, दिख रहा है हमें क्लियरली, पर उसकी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें अवॉइड करनी है। जैसे यहाँ पर देखो इसने ये गलती कर दी, ये हमें नहीं करना, ठीक है। दूसरा हमें क्या नहीं करना था, एक और चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि उसने 14A पहले किया, फिर 15 किया और फिर 14B जो है वो 15 क्वेश्चन के बात किया, ये भी हमें नहीं करना। और ये जो काटा पीटी है हमें ये भी अवॉइड करनी, ये भी आपके जो है पेपर को वो अच्छा प्रेजेंट नहीं करती है, तो ये चीज़ भी आपको बेटा नहीं करनी। और ऑनलाइन में क्योंकि आपके मोड में पेपर चेक हो रहे हैं उसमें तो आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद उसने सारा नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को एक्सप्लेन किया है, उसका पूरा मीनिंग है, और उन मीनिंग में ही बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो उसने कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एग्जाम्पल वो दे रहा है एफडीआई का, तो उसने एफडीआई लिख के छोड़ नहीं दिया, उसने एफडीआई को पूरा उसका फुल फॉर्म लिखा है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे का देखो, आगे फिर इसने ये गलती करी, इसने ये लिख के काट दिया जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको ने पूरा एक्सप्लेन करा है, पर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उसने ऊपर बीओपी ऐसे लिख दिया, जबकि अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा है तो आपको इसी के साथ बीओपी लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे, ऊपर हवा में नहीं लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर उसने सारे पॉइंट्स दे दिए, फॉर्मूला दे दिया, और यहाँ पर उसने फॉर्मूला जो है वो देखो कितना अच्छा बॉक्स बनाया है उस बच्चे ने, और साथ ही साथ सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन है। अगर आप यहाँ तक देखोगे तो इस बच्चे ने सिर्फ ब्लू पेन और पेंसिल का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको भी यही करना है, आपको ब्लू पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करना है, कोई अदर पेन अदर वो मत यूज़ करना, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो होता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर भी बच्चे ने सेम किया है, उसने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर्स हैं सारे और सामने ही उसके ऑप्शंस और ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन सारी मेंशन्ड है, और एक एक लाइन बच्चे ने छोड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं तो हमें कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब उस स्टेटमेंट में सीबीएसई ने पूछा होगा कि या तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करो और अपने रीजंस बताओ, या फिर आप डिसएग्री करके अपने रीजंस बताओ। तो इस बच्चे ने उस स्टेटमेंट से अग्री किया है, तो उसने यहाँ पर कैसे लिख दिया, द फॉलोइंग, ठीक है। द फॉलोइंग से पहले उसको अग्रीड लिखना था, तो उसने ऊपर करके अग्रीड लिख दिया, जो कि आपको नहीं करना है। आप ये लिख सकते हो, यस आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, या फिर आप लिखोगे आई अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर आप ये जो है सारा हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो आप इसको पूरा करोगे और लिखोगे कि येस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब इस बच्चे ने क्या लिखा, इस बच्चे ने अग्रीड लिखा, फॉलोइंग स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में मेंशन थी वो सारी लिखी, और फिर उसने येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले लिख दो येस आई एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिर आप लिख सकते हो येस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और फिर आप अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप ये स्टेटमेंट मेंशन करना चाहते हो तो यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, और फिर आप इसको हाईलाइट करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने सारे पॉइंट्स देखे, सारे पॉइंट्स में बच्चे ने क्या किया हुआ है, अगेन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो बच्चे ने इसका एग्जाम्पल भी मेंशन करा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो है वो क्वेश्चन हमारा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है इंडिया चाइना पाकिस्तान से, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छी और इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अब यहाँ पर कुछ रिफॉर्म प्रोसेस के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, और फिर उसने क्या किया, दोनों उसके रीज़न बताए, बहुत अच्छे तरीके से, नीट है बहुत। और हमने यहाँ पर देखो अगेन पेंसिल से सारे कीवर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइंड है। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब ये कुछ ब्रिटिश रूल के अंडर का कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि इंडिया का क्या था भाई, कि इट वाज अ प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ मटेरियल, ठीक है, जैसे कॉटन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है प्राइमरी एक्सपोर्टर वाली लाइन है वो उस बच्चे ने अंडरलाइन कर रखी है। और नेक्स्ट में उसने बताया कि कैसे जो है हमने स्विस कैनाल जो है वो ओपन किया था, कब ओपन हुआ था। अगर आप देखो तो यहाँ पर ईयर भी बच्चे ने मेंशन करा हुआ है ना। तो जहाँ जहाँ आप डेटा डाल सकते हो, जहाँ जहाँ आप कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, वहाँ वहाँ आपको डालकर उसको हाईलाइट भी करना है, उसको अंडरलाइन भी करना है ना। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने अंडरलाइन करा हुआ है, ये जैसे 50% हो गया, स्विस कैनाल 1869 में बना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बच्चे ने देखो हाईलाइट कर रखी है। अगर एग्जामिनर यही देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे को जो है वो आता है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट वाला जो है उसमें भी नेक्स्ट पॉइंट में भी उसने यही सब जो है वो मेंशन कर रखा है। इसमें भी देखो यहाँ पर सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो इसने कितने अच्छे से बताया कि 43% है, ठीक है। फिर उसने 26% डेटा दे रखा है। बोथ इंडिया एंड चाइना हैव सिमिलर पॉपुलेशन, उसने ये भी बताया कि इंडिया और चाइना की सिमिलर पॉपुलेशन है, इंडिया की 25% है तो चाइना 28% पर है। तो ये देखो उसने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, ठीक है। और इसने देखो यहाँ पर कुछ तो उससे बहुत अच्छे से देखो डेटा मेंशन करा है। अगर आप चाहे तो आप कर सकते हो, जैसे 43% को आप अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे ये वाली लाइन है, इंडिया जो है वो 25% पे, चाइना 28% पे, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो उसने कितने अच्छे से सारा डेटा याद करा हुआ है और उस डेटा को उसने बहुत अच्छे तरीके से देखो तो क्वेश्चन में उतारा भी हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा इंडिया का जो कंपैरिजन है विद चाइना एंड पाकिस्तान उसी वाले चैप्टर से जो है, ठीक है। उसके बाद उसने यही पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो उसने हर पॉइंट के बाद लाइन भी छोड़ी हुई है, हमें समझ भी आ रहा है, डेटा भी है और एग्जाम्पल्स भी है। तो बहुत अच्छे से उसने ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 32 है, तो 32 क्वेश्चन भी हमारा कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जिसमें CBSE ने पूछा होगा आप अग्री करते हो डिसएग्री करते हो। तो इस बच्चे ने लिखा येस आई अग्री विद द स्टेट। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन भी जो है हमारा वो हमारा कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। उस स्टेटमेंट में ही ऑब्वियसली उन्होंने पूछा होगा कि आप अग्री करते हो डिसएग्री करते हो। तो बच्चे ने लिखा येस आई अग्री विद द स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही इस बच्चे ने लिखा हुआ है येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, ठीक है। ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम पर है, ठीक है, कि वो कैसे हेल्प करता है रूरल डेवलपमेंट को। और उस बच्चे ने जो है अपने रीजंस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। सारे रीजंस दे रखे हैं और रीजन में देखो जैसे इसने यहाँ पर कोलेटरल को जो है वो अंडरलाइन कर रखा है। कॉम्पोनेंट्स फॉर पता नहीं क्या लिखा है, क्या है ये, फॉर इनएडिक्वेट पता नहीं, ठीक है। जैसे कोलेटरल को जो है वो अंडरलाइन कर रखा है, इसको भी अंडरलाइन कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट में भी देखो इन चीज़ों को अंडरलाइन कर रखा है। यहाँ पर इसने बता रखा है दे गिव लोन्स टू नियरली मेंबर्स एट नीडी मेंबर्स। सो दे यहाँ पर देखो जैसे इसने लिखा हुआ है दे गिव लोन्स टू नीडी मेंबर्स एट, ठीक है। तो उसने यहाँ पर ऐसे 3 फ्लो चार्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता दिया। तो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है टू रिप्रेजेंट योर आंसर्स, ठीक है। उसके बाद उसने 3rd पॉइंट बताया और उसमें भी उसने ये चीज़ों को जो है वो बच्चे ने क्या किया, हाईलाइट किया। अब आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं हमारे 2-3 नंबर वाले, उसमें हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 to 3 पॉइंट्स ही है। जैसे ही हम 4 मार्कर्स 5 मार्कर्स है ना इस पर आते हैं जो लॉन्ग आंसर्स उसमें हमें लिखने पड़ते हैं, उसमें आप देखोगे तो कितनी सारी चीज़ें जो है वो जा रही हैं। जैसे हम हमेशा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर हम बॉडी दे रहे हैं, फिर हम कंक्लूजन दे रहे हैं, उसी के साथ हम बीच में बॉडी में ही बेटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम डेटा भी डाल रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे तो कैसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बच्चे ने फॉलो कर रखा है ऑफ इंट्रोडक्शन, बॉडी, एग्जाम्पल, कंक्लूजन। और जहाँ पे स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बच्चा पहले अग्री या डिसएग्री कर रहा है वो बताता है, उसके बाद वो अपना आंसर शुरू करता है और जितने ही मार्क्स का आंसर होता है उतने ही बच्चे इसको पॉइंट देता है। जैसे ये 4 नंबर का क्वेश्चन था तो उसने ये 4 जो है वो बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो हमें दिए हैं। आगे चलते हैं भाई। आगे हमारा जो है वो सब्सिडीज़ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम है, उसने बच्चे ने पहले बताया कि वो फेवर में है या क्या है, उसके बाद उस बच्चे ने अपने सारे पॉइंट्स लिखे। अब जैसे ये काटा है इसको आपने ऑब्वियसली अवॉइड करना है। और अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग कि जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं वो बच्चे ने अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है। आगे चलती है भाई, आगे भी सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा है कि उसने कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है वो
प्रेजेंट करा है। यहाँ पर आपका एक छोटा सा डायग्राम या फ्लो चार्ट कह लो, उसमें उसने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रखी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये आपको काटा पीटी में बार बार की अवॉइड करनी है, क्योंकि वैसे भी अब आपकी जो चेकिंग है वो ऑनलाइन मोड में है। आगे चलते हैं, आगे भी जो हमारा है 34, उसमें 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। ए जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर है, तो बच्चे ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो मीनिंग है वो बताया है। अब मैं आपको एक चीज़ और इसमें हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जितने भी इस बच्चे ने अपनी डेफिनेशंस मेंशन करी हैं, तो वो जो डेफिनेशंस है ना, उन डेफिनेशंस में बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो इस बच्चे ने हर डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड्स इस बच्चे ने हाईलाइट करे हैं, ठीक है, जो कि आपके सीबीएसई के अगर आप देखोगे तो मार्किंग स्कीम में भी हमें नज़र में आते हैं। और जो हमारी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में ऑब्वियसली आपके वो कीवर्ड्स होंगे जो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अच्छी तरह से डेफिनेशंस को याद करा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, अगर आप अपने वर्ड्स में भी लिखाते हो पर हाँ 2-3 उसमें कीवर्ड्स हैं आपके जो होने चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसका कोई स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन था, उसने उसमें बताया है कि यस आई एग्री, क्लाइमेट चेंज का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसने उसके पूरे वो बता दिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसने हाईलाइट किया है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इनपुट्स, ठीक है, ये वाली लाइन, और इसने यहाँ पर इसको जो है वो हाईलाइट भी किया है। अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि स्क्रिबल व्रिबल मत करो, ठीक है, इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं लगती। फिर इसने इस पूरे को एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम वगैरह इसने सारा एक्सप्लेन करा है, और इसको अच्छे से बॉक्स फॉर्म में बनाया है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि हम इकोनॉमिक्स में भी जो है वो फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन ही है, ठीक है। और यहाँ पर भी उस बच्चे ने जो है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो है वो मेंशन करा है, और अगेन द कीवर्ड्स आर हाईलाइटेड। तो यही था बच्चों हमारा पेपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा पेपर जो है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी के भी पेपर में नहीं होता। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके काफ़ी हाई नंबर आए हैं और सीबीएसई ने हमें उसकी जो आंसर शीट है वो हमसे शेयर करी है, तो उससे हमें क्या क्या लर्निंग मिली। एक हमें लर्निंग मिली कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए, तीसरा बहुत जगहें हैं जहाँ हम यहाँ पर भी फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, है ना, यहाँ पर भी हम फ्लो चार्ट जहाँ जहाँ बना सकते हैं बनाएंगे। फिर आपने एक और चीज़ इसमें देखी होगी कि यहाँ पर हमने डेटा प्रेजेंट करा, जहाँ पर भी हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे सकते थे हमने वहाँ पर वो दी। फिर आपने देखा होगा बच्चों कि यहाँ पर डेफिनेशन इस बच्चे ने बहुत अच्छे से याद करी थी, वैसे ही इसने लिखा है। कीवर्ड्स इस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह अंडरलाइन करे हुए हैं। क्या करे हुए हैं? अंडरलाइन करे हुए हैं। अच्छा, अब इस शीट से हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़ है, कोई भी कटिंग नहीं होगी पेपर में, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं। ओवर राइटिंग का क्या मेरा मतलब है कि आप कुछ भी लिखा और काटा, वो नहीं करोगे। तीसरी चीज़, आपने क्वेश्चंस को, बच्चों क्वेश्चंस को हमेशा ऑर्डर में करना है प्लीज़, ठीक है। ऐसे मत करना जैसे इस बच्चे ने 14A करा था, फिर 15 कर दिया, फिर 14B कर दिया, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा क्लीन पेपर होगा उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, जितना ज़्यादा कीवर्ड्स पे ध्यान होगा आपका उतना ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। और हाँ, मेरी बात ध्यान में रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स में बच्चों प्लीज़ गिवन लिख के आना, फॉर्मूलाज मेंशन करना, और जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप बॉक्स में कर देना, और उसमें जो भी रुपी साइन है, करोड़ है, जो भी मेंशन है वो कर आना, उसके भी हाफ मार्क होते हैं, ठीक है। और यही आपको हेल्प करेगा। अब तीसरी चीज़, हर क्वेश्चन, हर पॉइंट के बाद आपने जो है वो लाइन छोड़नी है, और उसी के साथ साथ जितना ज़्यादा पॉइंट्स में लिख के आओगे इको में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े पैराग्राफ्स को अवॉइड करना, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपका जैसे ADS वाले चैप्टर से सवाल आता है, ठीक है, तो आपने जो हमारे डेरिवेशंस वगैरह होती हैं बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करना, बनाकर आना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड हाँ, ब्लू पेन
एंड पेंसिल का ही इस्तेमाल करना जैसे इस बच्चे ने इस्तेमाल करा। तो आपने देखा कि ये जो आंसर शीट थी अच्छी आंसर शीट है काफ़ी, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही इस बच्चे ने लिखा है। जैसे एमसीक्यू में उसने क्वेश्चन नंबर लिखा, उसने ऑप्शन लिखा और ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन दी थी, लाइन छोड़ी। वैसे ही बच्चे ने जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही पॉइंट्स लिखे हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसने एक एग्जाम्पल ऐड करा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, फिर बॉडी में प्रॉपर हमारे पॉइंट से एग्जाम्पल था और इस बच्चे ने कंक्लूजन दी हुई थी। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स में भी यही था। तो हमेशा ध्यान रखो कि वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा भी आप एक्सीड ना करो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो आप थोड़ी बहुत कर सकते हो, पर मैक्रो में क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे इकोनॉमिक्स के जितने भी हमारे बोर्ड के पेपर होते हैं ना, उसमें अब काफ़ी सारे ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं देख रही थी कि एक उन्होंने केस स्टडी दे रखी थी गवर्नमेंट बजट पर, गवर्नमेंट बजट का था वो, और उसमें ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने पूछे गए थे उसकी सारी एक्सप्लेनेशन उसमें मेंशन थी और आपको आइडेंटिफाई करने थे। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप फंस जाओगे। दूसरी चीज़ एक थी कि मेरे को प्रॉपरली तो याद नहीं है, पर वो ADAS वाले चैप्टर से ही थी, उसमें उन्होंने 2 कंडीशंस के बारे में पूछा था। ठीक है, अब बच्चों को वो समझ नहीं आया था और उन्होंने वो 2 कंडीशन के अलावा पूरी स्टोरी सुना दी थी उस चैप्टर की, वो पूरा चैप्टर ही लिखाए थे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। मैक्रो इकोनॉमिक में जो पूछा गया आपने उसी को बताना है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स है, तो आप डिफरेंस पूछा है तो आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, पहले बताओ इंटरमीडिएट क्या होता है, फिर बताओ फाइनल गुड क्या होता है, कौन सा इंक्लूड होता है कौन सा इंक्लूड नहीं होता। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो इंक्लूड ही नहीं होता क्योंकि डबल काउंटिंग का इशू हो जाता है ना, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। और जो हमारा फाइनल गुड होता है हम सिर्फ उसी की वैल्यू लेते हैं। एग्जाम्पल दो भाई, जैसे कोई हलवाई है जिसने शुगर और मिल्क खरीदा है मिठाई बनाने के लिए, वो इंटरमीडिएट गुड होगा। और किसी ने अपनी कंजम्पशन के लिए मिल्क खरीदा है, हाउस होल्ड के लिए खरीदा है, दूध उबाल के पीने के लिए खरीदा है, तो वो जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपने आंसर्स को लिखना है। ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ मीनिंग पूछा तो मीनिंग बताओ, अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स बताओ, 3 है तो साथ में एग्जाम्पल दो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्लीज़ ध्यान में रखना कि कुछ भी आपका ऑर्डर क्वेश्चंस का ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से शुरू कर लो, नहीं तो आप मैक्रो से शुरू कर लो। ठीक है, ऑर्डर आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर लास्ट तक या लास्ट से लेकर 1 तक, यही आपको होना चाहिए। लेट्स से कि आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, सेक्शन बी शुरू करना चाहते हो, तो सेक्शन बी में भी आपको यही फॉलो करना है। या तो आप MCQ से एंड तक जाओ या एंड से MCQ तक जाओ। ठीक है, ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। कोई भी गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन नंबर सही से लिखना। ठीक है, और हाँ, कीवर्ड जितना ज़्यादा उस पर फोकस करोगे उतना अच्छा। जहाँ जहाँ डायग्राम्स बना सकते हो वहाँ डायग्राम्स बनाकर आना। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, अगर तुम्हें लगे कि मुझे याद नहीं आ रहा, मुझसे कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो 1-2 पेज छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, बाद में आके उसको कर लेना। और लेट्स से कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा और तुम्हें लग रहा है कि ये फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन से तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, पर तुम्हें कोई टॉपिक पता चल गया कि हाँ लेट्स से कि वो नेशनल इनकम से क्वेश्चन है, तो नेशनल इनकम से उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी पता हो तो वो उसको ज़रूर से लिख कर आना और फॉर्मूलाज मेंशन करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हारी आंसर राइटिंग इकोनॉमिक्स में कैसी होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं। देखो टॉपर्स के आंसर शीट में भी हमने देखा कि कुछ हमें गलतियाँ देखने को मिली हैं, तो वो हमें अवॉइड करनी है, और जो हमने आज इससे सीखा है वो हमें अपने एग्जामिनेशन में ज़रूर से इंक्लूड करना है। ठीक है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी बना दूंगी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि बहुत बढ़िया CUET कंटेंट भी आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर लो, अभी बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है। ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।